हेलो बच्चों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ये बड़ा ही हमेशा कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा रहा। ठीक है, जब जब इम्पोज किए गए तब तक ये कंट्रोवर्सी में ही रहा। तो आप इस मुद्दे को जो है वो मेंस में भी पूछे जाते हैं, विस्तार से पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी खासकर पूछे जाते हैं। और मैं विगत 3-4 वर्षों से नोटिस कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय आपात से कोई न कोई बोर्ड बहुत ज़्यादा पूछता रहा, खासकर 352 को लेकर के बहुत पूछते रहे और कभी कभी 360 से भी लोग पूछते रहे। इस बार मुझे लगता है कि 352 और 360 दोनों इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भारत की जो कोविड के समय जो चल रहा है, वित्तीय स्थिति सब देशों की बहुत गड़बड़ हो गई। तो बीच में बहुत चर्चा में भी रहा कि कहीं लगता है कि वित्तीय आपात तो नहीं लगा दी जाएगी। ठीक है, तो हालांकि संभल गया, देश संभाल लिए गए। अब मुझे लगता है कि संभल जाना चाहिए। तो चूँकि निवेश की मात्रा जो है वो बढ़ी है, इन दिनों आई है, तो शायद लगता है हम लोग संभल जाएंगे, इकोनॉमिकल स्थिति ठीक हो जाएगी। हम लोग का छोटे जनसंख्या की वजह से देखेंगे स्ट्रेंथ हम लोग का ज़्यादा है, तो इससे हम लोग की इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथ वही है, तो आप देखेंगे इसीलिए संभल जाता। तो इस मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले हम राष्ट्रीय आपात को समझेंगे और फिर इसके बाद हम आपातकाल तीनों पहले हम संक्षिप्त चर्चा कर देते हैं, फिर राष्ट्रीय आपात को हम विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर अगले सेगमेंट में जो बनाएंगे उसमें हम राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं उस पर और वित्तीय आपात पर चर्चा करेंगे। 2 सेक्शन में बांट दिया क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, पहले हम राष्ट्रीय जो इमरजेंसी प्रोसीड्योर है, आपातकालीन उपबंध है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भारत में जो आपातकालीन उपबंध हैं वो आर्टिकल 352 से 360 के बीच दिए गए हैं। ठीक है, मैंने एक चार्ट बना दिया, 352 से 360 के बीच में है और ये संविधान के भाग 18 में है। ठीक है बेटा, लिया कहाँ से गया? तो ये वाइमर गणतंत्र, जर्मनी के वाइमर जो संविधान है वहाँ से लिया गया है। जर्मनी में भी आप देखेंगे गणतंत्र के पहले जो है वो बहुत सैन्य शासन था, तमाम चीज़ें थी। तो वहाँ पे जब संविधान बना तो प्रमुखता के साथ इसमें ये इमरजेंसी प्रोसीड्योर दिए शामिल किए गए कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि राज्य में, स्टेट में यानी देश में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशंस बहुत ख़राब होता है तो अनुच्छेद 48, यहाँ का नहीं बेटा, वाइमर गणतंत्र का, जर्मनी का, वहाँ के संविधान में अनुच्छेद 48 में वो राष्ट्रपति को पावर है इमरजेंसी लगाने का। तो हमारे जब संविधान निर्माताओं ने जब इमरजेंसी प्रोसीड्योर को देखा तो वहीं पर जो दिया गया वो सटीक लगा। लेकिन हमारे यहाँ जो कारण बताए गए, लॉ एंड ऑर्डर वाला चीज़ नहीं लिखा गया, वो तो क्या वो राजकीय वाले में लिखा गया, मतलब अनुच्छेद 356 में लिखा गया। राष्ट्रीय आपात में हम लोगों ने जो कहा 352 के तहत 3 सेक्शन में बांटा हम लोगों ने, 352, 356, 360। तो जो राष्ट्रीय आपात वाला सेक्शन है उसमें हम लोगों ने 3 आधार बनाए, युद्ध, उसके बाद बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जब बना था संविधान उस समय सशस्त्र विद्रोह नहीं था, मैं उसकी चर्चा करूंगा बाद में। उस समय आंतरिक गड़बड़ी शब्द थी, बाद में इसको चेंज किया गया, क्यों किया गया सब पर चर्चा करेंगे। तो ये जो है 352 का आधार है। 356 का एक ही आधार है कि राज्य में अगर संवैधानिक रीति से उस तंत्र न चल रहा हो, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, यानी संविधान के अनुरूप राज्य का शासन नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर
राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसका सैकड़ों बार लगे, 100 से ऊपर बार राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले पर, वो है वित्तीय आपात। ये वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत, इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि अगर राज्य की वित्तीय व्यवस्था, राज्य का मतलब पूरे भारत के संदर्भ में बोलता हूँ, हमेशा यह ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा पढ़ाया तो बोला कि राज्य का मतलब पूरे देश के संदर्भ में, तो राज्य का अगर वित्तीय स्थिति बिल्कुल चरमरा गई हो तब वित्तीय आपात लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ और कोई प्रोविजंस नहीं है आपातकाल लगाने के। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न आ सकता है बेटा कि कोविड-19 के कारण भारत में क्या आपातकाल लगाने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जैसा कि कहा गया, तो वित्त लग जाएगा क्या आपातकाल, बहुत चर्चा में रहा था आपातकाल लग जाएगा। तो आप संविधान में कहीं ये प्रोविजंस नहीं है, किस आधार पर लगाएंगे? युद्ध है बेटा, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है, इन्हीं तीनों के आधार पर राष्ट्रीय आपात लग सकते, बाकी किसी अन्य आधार पर संवैधानिक रूप से तो नहीं लगाए जा सकते। अब आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई कोविड के कारण, तो अघोषित आपातकाल लग जा गया। वो तमाम चीजें जो हैं वो प्रोसीड्योर लागू कर दी गई जो आपातकाल में होती है। बस आपातकाल में क्या है कि आपका फंडामेंटल राइट्स का जो हनन है वो हो जाता है, मतलब उसको निलंबित कर दिया जाता, वो चीज़ें नहीं हुई हैं। लेकिन वही वो आप कह सकते हो कि 19 के तहत जो तमाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तमाम चीज़ें जो बात है, अभिव्यक्ति तो कर सकते थे, कहीं भी से कर सकते थे, लेकिन आपको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, मूवमेंट नहीं कर सकते, कोई सम्मेलन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, सब पर प्रतिबंध है। आप धारा 144 लागू, कहीं कर्फ्यू लागू, लॉकडाउन, तो लॉकडाउन जो है वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, लॉकडाउन क्या था, या अनुच्छेद 144 और लॉकडाउन में क्या अंतर है? ठीक है, या फिर कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या अंतर है? देखो यही सब प्रश्न जो है आपसे इसी तरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आप देख रहे हैं कि धारा 144 में क्या होता है बेटा? धारा 144 में होता है कि 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकता। ठीक है, ये अनुमंडल के स्तर के जो अधिकारी हैं उनमें पावर भेस्ट होता है, वो लागू कर देते हैं, आपको नहीं एक जगह इकट्ठा होना। ठीक है, अगर ऐसा इकट्ठा होते हैं तो अगर इकट्ठा हुए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकता है या कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो तनाव हो सकता है, तो धारा 144 लगा दी जाती है। अक्सर होता है, टेंशन क्रिएट हो जाती है। और लॉकडाउन में क्या है कि लॉकडाउन में और कर्फ्यू दोनों में क्या अंतर है, ध्यान में रखिए। कर्फ्यू जो लगती है तो राज्य में कर्फ्यू जो लगाई जाती है तो वो चीज़ें वही रहती है लॉकडाउन वाली, लेकिन अनिवार्य सेवाएं उसमें भी लागू रहती है, आप जा सकते हो, वो भी पुलिस के अनुमति लेकर के, इसमें भी वही चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पास निर्गत कर दिए गए जिससे कि जो अनिवार्य सेवाओं में कार्य कर रहे हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन में यातायात की जो सेवाएं हैं, जैसे रेल यातायात, जैसे हवाई जहाज, ये सब लॉकडाउन में भी बंद हैं, बंद कर दिए गए, लेकिन कर्फ्यू में बंद नहीं किए जाते। ठीक है, वो चलता रहता। आपके यहाँ किसी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाई गई है, क्षेत्र विशेष में, पूरे देश में तो लगाई नहीं गई। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी बेसिक अंतर है, वो आप ध्यान, मैंने बता दिया आपको, ध्यान में रखेंगे, आप इसी पर बनना बताएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि वहाँ से जर्मनी से हम लोगों ने टेक ओवर किया और इसे ये किया। उसके बाद मैंने बताया कि 352, 352, 356, 360। अब मैं फिर उस पर आता हूँ। अब जो है इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, ठीक है, और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है,
आपको मेंस में ये सब पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको इसी को विस्तार से लिखना है। संविधान में मैंने बताया कि 3 प्रकार के हैं। एक तो नेशनल इमरजेंसी जो है वॉर के आधार पर, और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर जिसको हम लोग बाह्य आक्रमण कहते हैं, और आर्म रिवेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये आंतरिक गड़बड़ी शब्द पहले मूल संविधान में लिखा गया था, लेकिन इसका तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उसमें 75 में इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जो इसी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इमरजेंसी लगाई थी और बहुत दुरुपयोग किया था। इस वजह से 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इस आंतरिक अशांति की जो के गड़बड़ी के कारण जो आधार था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शामिल कर दिया गया। ठीक है, कि आंतरिक गड़बड़ी को ही हटा दीजिए, इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। ठीक है, तो ये आधार हैं जिसके आधार पर लगाए जाते हैं। अब हम लोग 352 को विस्तार से बात करते हैं। पहली बार जो लगाई गई, 3 बार अब तक लगाई गई बेटा, कभी पूछे एग्जामिनेशन में, फैक्चुअल में आईपीटी में आ सकता है कि अब तक जो है 352 का प्रयोग कितने बार किया गया, तो 3 बार किया गया। तो पहली बार जब जो इसको लगाया गया वो 1962 में लगाया गया, अक्टूबर 1962 में। ठीक है, चीन ने नेफा वाला जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश वाला, उसको लेकर के आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो वो जो 62 से लेकर के 1968 तक, जनवरी 1968 तक लगाई गई। ठीक है, पहली आपात। तो और दूसरा जो आपात है, ठीक है, देखिए ध्यान में रखिए, कब कब लगा यही पूछता है। विगत 3-4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ बीपीएससी में, वो पीए के छात्रों से, पॉलिटी के छात्रों से, या ऐसे भी जनरल छात्रों से भी इमरजेंसी प्रोसीड्योर पूछे जाते हैं, गाहे बगाए सबसे किसी से पूछे जाते हैं, और कितनी बार लगा, क्या इसका प्रोसीड्योर है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आते हैं इंटरव्यू में बेटा। तो दूसरा बार जो आपात लगाया गया 1971 में। ठीक है, ये पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया था। फ़खरुद्दीन अहमद जो थे उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने नहीं लगाया। इसका आधार भी बाह्य आक्रमण था। ठीक है, इसका आधार बाह्य आक्रमण। अब देखिए तीसरा जो आपात लगाया गया, ध्यान में रखना, 71 में लगा, उसके बाद ये आपात का राष्ट्रीय आपात चल रहा था। ठीक है, बाह्य आक्रमण के आधार पर पाकिस्तान के साथ युद्ध वाला चल रहा था, अभी समाप्त ही भी नहीं हुआ, और आंतरिक बहुत सारे अंतर्विरोध पॉलिटिक्स में शुरू हो गए। इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो है बहुत गोलबंदी शुरू हो गई, विपक्ष बहुत प्रहार करने लगा। तो उन्होंने इंटरनल आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर तीसरा आपातकाल लगा दिया, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय आपात जो आप लगाए बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोज नहीं होती, मैं फंडामेंटल राइट्स पे आऊँगा, वो नहीं होती हैं। इसलिए उन्हें आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भी लगा दिया, ताकि सबके फंडामेंटल राइट्स को सीज किया जा सके। ठीक है, उसमें पहले था कि जो है सबको सीज कर लिया, जितना अधिकार था सब सीज कर लिया। राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके 20-21 भी छीन लिए, वो भी निलंबित कर दिए। ठीक है, फिर जो है 1975 में जो ये घोषित आपातकाल सबसे विवादास्पद चूँकि रहा, मौलिक अधिकार के निलंबन के बाद जो है बहुत विवादास्पद कानून लागू किए गए। इंदिरा गांधी जी ने उस समय में, देखिए, वो ज़बरदस्ती जो है नसबंदी वाला कार्यक्रम, स्वास्थ्य वाला जो है ये नसबंदी कार्यक्रम, वो लागू कर दिया। ठीक है, और भी कई ऐसे कड़े कानून लागू किए जो जनता में बहुत विरोध हुआ। सब नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिए गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जबरदस्त प्रहार हुआ। 19 का तो गजब का उल्लंघन हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता कर्टेल कर दी गई। कोई भी राष्ट्र के विरुद्ध जो है कुछ, मतलब कोई सत्ता के विरुद्ध कुछ लिख नहीं सकता था। तो वैसी स्थिति में
फिर बहुत सब गोलबंदी हुई, अब बताइए संपूर्ण क्रांति हुई तो जयप्रकाश नारायण, आप जानते ही। अब उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई, और तब जब जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर जो है आंतरिक गड़बड़ी वाला जो शब्द है उसको हटा दिया गया। एक शाह आयोग गठित हुआ, उस शाह आयोग की सिफारिश पर 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया और आंतरिक शब्द को हटाया गया और उसके जब सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया कि भविष्य में इसका दुरुपयोग न हो। साथ ही ये भी कहा, चूंकि इंदिरा गांधी ने किया क्या, इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो लगाई उसमें किसी मंत्रिमंडल से सिफारिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ अकेले राष्ट्रपति को भेज दिया प्रतिवेदन और दस्तखत करवा लिया और हो गया, राष्ट्रपति ने कर दिया और इम्पोज कर दिया गया, और तब मंत्रिमंडल को सूचित की गई। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने संशोधन किया इसमें कि अब किसी प्रधानमंत्री के कहने पर केवल नहीं होगा, ठीक है, जब तक कि मंत्रिमंडल की सिफारिश न हो राष्ट्रपति सिफारिश को नहीं मान सकता, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने बहुत चीजें जोड़ी और उसमें कुछ कुछ गलत चीजें भी जोड़ी, और 1978 में उन सब गलत चीजों को फिर से रेटिफाई किया गया, ठीक है। अब बेटा हम आते हैं कि ये लागू जो होगा इसका अनुमोदन राष्ट्रपति ने कर दिया, तो कितने दिनों तक प्रवर्तन में रहेगा, ये लागू कब तक रहेगा, कैसे इसका अनुमोदन करेगी संसद और कैसे फिर उसको हटाएगी, इन सब बातों को लेकर के आते हैं। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो आपातकाल की घोषणा होती है वो 1 महीने के भीतर, 1 मंथ, ठीक है, पहले 2 महीने था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी बदला गया, 1 मंथ किया गया। 1 महीने के द्वारा के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक होता है। अब पीटी में पूछा जाता है बेटा, 1 महीने वाला, 1 महीने के अंदर में अनुमोदित होना आवश्यक है। यदि दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो जाता है, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों अगर अनुमोदन कर देती है, देखिए विशेष बहुमत से होना चाहिए। अब विशेष बहुमत का मतलब बेटा कितना, तो पूरे स्ट्रेंथ का 50% + 1 तो होना ही होना है, ठीक है, दोनों सदनों का, और उसमें जो उपस्थित हैं और मत देने वाले सदस्य हैं वो 2/3 होने चाहिए, तो उसको विशेष बहुमत कहते हैं। तो विशेष बहुमत से इसको पारित होना है दोनों सदनों में, तब ये 6 महीने के लिए लागू रहेगी, ठीक है। और 6 महीने के बाद भी अगर इसको बढ़ाना हो तो फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे कि पहले अपनाई गई। फिर से राष्ट्रपति फिर से भेजेंगे दोनों सदनों को, और दोनों सदन फिर से उसको पारित कर करके तब इसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है। तो इस तरह से कर करके वो, इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई, यानी अनंत काल तक बढ़ती रह सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान में रखिएगा ये बातें हैं। उसके बाद मैं आता हूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या। अच्छा, इसको मैं ये बताऊं, अनुमोदन के बाद ये भी बता दूं कि इसको कैसे वापस लेते। तो वापस लेने में प्रोसीड्योर को बहुत हल्का कर दिया गया कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो कि सिर्फ राष्ट्रपति के चाहने पर, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जरूर कहता होगा, तो राष्ट्रपति के चाहने पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति ऐसे नहीं चाहते बिना मंत्रिमंडल के, तो राष्ट्रपति जो है अपने से जैसे ही उनको संज्ञान में लगता है कि नहीं स्थितियाँ अब समान हो गई, वो राष्ट्रीय आपात लगाने का जरूरत नहीं है तो वो हटा सकते हैं। और दूसरा प्रोसीड्योर ये है कि संसद में लोकसभा अगर प्रस्ताव पारित करके भेज देती है कि भाई अब राष्ट्रपति को कह देती है कि अब इसको हटा लिया जाए, तो राष्ट्रपति इसको हटा लेते हैं। तो ये प्रोसीड्योर है, बहुत हल्का प्रोसीड्योर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखा गया, हाँ लगाने में रखा गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये लोकतंत्र में दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए ध्यान में रखा गया। हटाना है तो अच्छी बात है, लोकतंत्र की बहाली हो रही है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव, अब ये प्रभाव क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल लगने से
केंद्र की शक्तियां बहुत बलवती हो जाती है, केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, ये सब मीन्स में आते हैं बहुत। केंद्र को राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 में ये बातें लिखी गई है कि राज्य के जो कानून है बनाने के लिए अधिकृत हो जाता है केंद्र। ठीक है, और 353 बी में कहा गया है कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून केंद्र बना सकता है। ठीक है, 3 सूचियां होती हैं बेटा, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है, और संवर्ती विषय के सूची पर विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन राज्य सूची के विषय पर कब कानून बना सकता है? जब अनुच्छेद 352 लगे। देखो पीटी के लिए भी प्रश्न आएगा, ध्यान में रखना ये सब। तो 352 का जब इम्पोज हो जाता है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है अनुच्छेद 353 सब क्लॉज बी। ठीक है, ध्यान में रखना, 353 सब क्लॉज बी कहता है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून केंद्र बना सकती है। तीसरा है, देखिए करों में जो, चूंकि अब केंद्र के हाथ में शक्तियां आ गई हैं तो वित्तीय बंटवारा के लिए वित्त आयोग गठित रहता है और एक फार्मूला देता है जिसके अनुसार से करों का वितरण होता है। राष्ट्रीय आपात लगती है तो वैसी स्थिति में देखिए, क्यों राष्ट्रीय आपात लगी है, तो कोई ना ऐसी चीज, जैसे अभी देखिए कि पैंडेमिक सिचुएशंस के कारण अघोषित आपातकाल लगा, तो ऐसी स्थिति में केंद्र जो है वो राज्यों को भी कैसे एलोकेशन करना, वो तमाम विकास के कार्य वो सब स्थगित हो गए। विकास वाले जो काम है वो फिलहाल स्थगित कर दिए गए, इन सब कामों को बाद में देखेंगे। प्रायोरिटी दो भाई, कृषक को प्रायोरिटी दो, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं डूबना चाहिए। ठीक है, अभी जो है जीवन रक्षा करनी है तो खाद्य सुरक्षा योजना लागू करो। तो तमाम चीजों को स्थिर कर करके प्रायोरिटी अलग कर दी गई। यानी कि ऐसे समय में जब इमरजेंसी लगेगी तो करों के जो अंतरण वाले, करों के जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, उसके नियम में परिवर्तन कर सकती है केंद्र। ठीक है, अब वित्तीय के साथ साथ अब विधायी वाली में क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ठीक है, कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है और इसे अनंत काल तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान है। 5वीं जो लोकसभा थी 1971 से 1977 तक चली, इसको बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये बातें इसके शक्तियों की थी, केंद्र की शक्तियों के बारे में थी। अब हम आते हैं कि मौलिक अधिकार के संबंध में क्या अधिकार प्राप्त हो जाते हैं ये राष्ट्रीय आपात लगने पर। ठीक है, अब आते हैं मौलिक अधिकार के निलंबन के संबंध में। तो इसमें अनुच्छेद 358 और 359 है। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ये अनुच्छेद 358 के तहत है। राष्ट्रपति ने आज उद्घोषणा की तो 19 स्वतः निलंबित हो गया। 19 में जितने 6 अधिकार दिए गए हैं आपको, वो स्वतः निलंबित हो गए। ठीक है, और उसके बाद देखिए 44वें संविधान संशोधन जो है, इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया। 44वें संविधान संशोधन में यह किया गया कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि उद्घोषणा हुई हो तभी अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर कहीं हुआ, राष्ट्रीय आपात लगाई गई, तो वैसी स्थिति में, चूंकि सशस्त्र विद्रोह वाला वो कोई सेक्शन में भी लगाया जा सकता है, कोई राज्य के किसी एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है, इसलिए सबके अधिकारों का नहीं होना चाहिए आनंद। तो इसलिए अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जाता। तो सिर्फ 2 ही आधार पर कहते हैं, युद्ध और बाह्य आक्रमण। ठीक है, देखिए ध्यान में, दोनों में अंतर मैंने बताया नहीं, अभी मैं फिर बता रहा हूँ। युद्ध और बाह्य आक्रमण में अंतर क्या है? युद्ध जो होता है बेटा, वो जब 2 राष्ट्र
जैसे भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन, दोनों ने घोषणा कर दी कि अब हम लोग युद्ध कर रहे हैं, तो ये हम लोग अब अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों वार कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बम बरसा रहे हैं, दोनों को मिसाइल बरसा रहे हैं, तो ये युद्ध हुआ, ठीक है। लेकिन बाह्य आक्रमण क्या हुआ है कि बाह्य आक्रमण एक तरफा होता है, एक राष्ट्र कुछ नहीं कर रहा हो, मान लो भारत ने कुछ नहीं किया और चीन ने बम बरसाई, चीन ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया, चीन ने जो है सशस्त्र विद्रोह बम बरसा दिया या मिसाइल छोड़ दिया, मतलब इस प्रकार के आर्म्स और एमिनेशंस का प्रयोग किया, तब इसको हम लोग कहते हैं कि ये बाह्य आक्रमण हुआ। दोनों में अंतर है, थोड़ा माइन्यूट अंतर, युद्ध और बाह्य आक्रमण में, ठीक है। तो ये हमारा आधार था। अगर इस आधार पर हो, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, तब अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा 358 के तहत, ठीक है। लेकिन अगर आंतरिक गड़बड़ी जो पहले थी, जो सशस्त्र विद्रोह हो गया बाद में, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा, तो वैसी स्थिति में इसमें अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं हो सकते, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 359 क्या कहता है। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल के समय में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करता है, ठीक है। इसमें कहता है कि ये अधिकार का हनन होने पर आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी किया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत कि ऐसी बातें नहीं है कि सभी अधिकार निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 359 के तहत चूंकि सभी अधिकार निलंबित कर दिए जाते थे, इसका बहुत दुरुपयोग किया गया, सब लोगों को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक दुरुपयोग बहुत हुआ, इंदिरा गांधी ने किया। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 44वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया प्रावधान कि 20 और 21, ठीक है, 20 और 21, 19 हो जाएगा निलंबित, 20 और 21 यानी कि राइट टू लाइफ और जो संरक्षण का जो अधिकार दिया गया है 20 और 21 में जीने का अधिकार, ये दोनों किसी भी अवस्था में यानी कि निलंबित नहीं किए जा सकते। यानी राष्ट्रीय आपात लगाने के बावजूद आप 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, ध्यान में रखोगे। 20 में जो बातें 3 दी गई हैं वो डबल जीओपार्डी, ठीक है, और अपने विरुद्ध साक्ष्य वाली बात, और एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दोहरा दंड। तो ये जो चीज़ें हैं वो जो दिया गया है वो इस 20 और 21 को, चूँकि राइट टू लाइफ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रोटेक्शन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, ठीक है। इतनी बातें अनुच्छेद 352 की थी। मैं समझता हूँ आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के जो 20 से 21 और तमाम चीज़ें वो मैंने पहले भी पढ़ाया और बहुत विस्तार से पढ़ाया। जो लोग नहीं पढ़े हैं उस वीडियो को देख लेंगे और इस राष्ट्रीय आपात वाली चीज़ों को 352 को समझेंगे। देखिए, जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं वो इन सब मुद्दों को, बिल्कुल संवैधानिक मुद्दों को जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये एकाध प्रश्न तो रहते ही रहते हैं, किसी से कुछ पूछेगा किसी से कुछ। लेकिन बेटा आपको ये सब मुद्दा मैं जो दे रहा हूँ उसको आपको देख के जाना है, ठीक है। आपसे और चीज़ नहीं पूछा, हाँ ये जान, आपसे राष्ट्रपति का चुनाव आपका नहीं पूछेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव के संबंध में देखना पड़ेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स। मैं उस पर आऊँगा धीरे धीरे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सब चीज़। तो इस पर 352 को आप लोग तैयार करेंगे और मेंस वाले छात्र इसको बड़ी अच्छे से तैयार करेंगे। मैं इसका नोट्स भी वो मैं लिंक जो होगा उस पर आप चले जाएंगे, वो PDF दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ले लेंगे और अपना नोट्स भी आप उसको मिल जाएगा, आप उसको बना लें, पढ़ लें और एग्जाम्स के लिए तैयार हैं। इस सारे फैक्ट्स, सारे चीज़ों को आपको दिमाग में रख करके मेंस में वहाँ पे आप लिख दे सकते हैं, ठीक है।
ये आता रहता है प्रश्न, ये 352 वाला अक्सर आता रहता है बेटा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल 352, 356, 360 इन सब का प्रयोग, और इनका कब कब क्या हुआ, 360 का अभी तक नहीं हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको केंद्रीय तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसलिए जो जो महत्वपूर्ण रहते हैं मैं उनका वीडियो पहले दे रहा हूँ क्रमबद्ध ढंग से। हो सकता है आप पॉलिटी वाले छात्र सोचेंगे कि पहले दे दिए, ऐसा नहीं बेटा, मैं जो क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाते चल रहा हूँ तो वो चीज़ रहेगा। ये इमरजेंसी प्रोसीड्योर तो अलग चीज़ें हैं, तो इसको अलग से भी जान लीजिए, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं समझ रहे हैं। और जब आएगा समय, जब राष्ट्रपति पढ़ाऊँगा उस समय भी इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।